एससी होना चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री। मेरा आदर्श कैसे हो सकता है? तो आदर्श नहीं है, कांग्रेस भी आपका आदर्श नहीं है। घृणित जातिवादी नहीं हो सकता। अरे तो आप अनिल शर्मा नहीं है, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को नहीं कह रहे हैं। मैं किस न्याय चरित्र संबंध आरक्षण से है ही नहीं, आपस में एकदम है, वही सरकार करने जा रही है। समय इतना जातिवादी होना ठीक नहीं है। ब्राह्मणों को भी मजदूरी करनी चाहिए, दलितों को भी अवसर बनना चाहिए। तो मजदूर सबसे ज्यादा मिलेगा जी, मजदूरी करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप IB TV देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी हैं और NFDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं। जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है उस पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर NDA के जितने भी घटक दल हैं, BJP सहित LJP-R हो, RLJP हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या तमाम सत्ता पक्ष से अलग रुख करने वाली जो पार्टियां हैं, सब विरोध कर रही है और इस पर असंतोष जता रही है। कहना ये है कि जो जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है वो भ्रामक है, गलत है। कई घरों में टीम ये पड़ताल करने नहीं गई कि कौन किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम कौशलेंद्र नारायण जी से लेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो रिपोर्ट आई है वो गलत है, भ्रामक है? आखिर क्या आधार है? सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा IB TV के प्रति कि आपने इस बहुमूल्य एवं ज्वलंत मुद्दे पर डिबेट का आयोजन किया। आपने बड़ा ही सटीक प्रश्न किया कि क्यों लगता है कि सरकार इस तरह के किया। बिल्कुल, हाँ। देखिए, सरकार की मंशा सबसे पहले तो जातीय जनगणना नहीं था। सरकार कहती थी कि जातीय सर्वेक्षण हम करा रहे हैं। हाँ, सर्वे कराया। तो जब सर्वे आप कराए तो ये कहा था कि इसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आंतरिक रूप से हम इसमें काम करेंगे, जो गरीब है उसके लिए पैकेज देंगे। तो एक चीज बताइए कि जो परसेंटेज उभरा है जी, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरा भी जातीय जनगणना नहीं, कोई नहीं आया। पटना के एक मोहल्ला बताएंगे जहाँ गया ही नहीं। ये लोग सिर्फ शिक्षक लोगों को कुछ दे दिया। शिक्षक लोग भी क्या किया कि बस जैसा डायरेक्शन दिया BO, क्योंकि शिक्षक तो BO और DO के अंदर काम करना था। मतलब कागज पे सारा काम हुआ, कागज पर सारा काम हुआ, नहीं कि कागज पर हुआ लेकिन सरकार के इशारे पर हुआ। वो सरकार का इंडिकेशन था कि आपको इसी रूप में करना है। अब एक हंसने का चीज आपको बता रहे हैं। देखिए, जब जातीय जनगणना की बात हम और आप करते हैं तो जातिगत जो सर्वेक्षण हुआ है, आंकड़ा है, उस पर भी हम लोग को डिबेट करना है। आप एक चीज देखिएगा, सवर्णों की आबादी जो है सरकार कहती है, एक मेरे पास डाटा है, हम भी तो डाटा से ही न बोलते हैं, केस स्टडी मेथड जो है उसके द्वारा। तो सरकार कहती है, बड़ा हंसने का चीज है। देखिए, सरकार कहती है कि भूमिहार की आबादी 2.86% है बिहार में, ब्राह्मण की आबादी 3.86 है, राजपूत की 3.5 है और लाला जी कैश लोगों की आबादी 0.6 मात्र है। 0.6 ओनली 0.60 है। जी हाँ, वो तो 6 हो गया तो फिर 0 का कोई। अब सबसे बड़ी जी मुद्दा है, मैं आम जनमानस को बताना चाहता हूं कि इसको जब हम टोटल जोड़ते हैं तो 10.77 आता है। तो सवर्णों का जी, तो फिर आखिर 15.57 कैसे सवर्णों की आबादी हुई? नहीं, इसका जवाब हम लेंगे। जी जी, ठीक है। दूसरी तरफ बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, सरकार ने एक बहुत बड़ा पॉलिसी इसमें गेम प्लानिंग किया। गेम प्लानिंग के तहत ये किया कि यादवों की आबादी जस का तस छोड़ दिया, बहुत ना डेवलप किया ना घटाया, इसलिए कि सरकार में थी। ठीक है। अपनी वो चालाकी का की यादवों को फेथ में लेकर, यानी यादव मुख्यमंत्री है, सच्चाई है, यादवों का लीडर है लालू जी, जनसंख्या उनकी ज्यादा है, तो फेथ में रख करके और कुर्मी की आबादी, लोग बच्चा बच्चा यहाँ हंसेगा, थोड़ा सा मैच्योर भी रहेगा, वो क्या कर लिया है कि 2.867%, माने भूमिहारों से भी ज्यादा कुर्मी की आबादी है। ये पचता है कहीं से? ये पता ही चलता है कि सरकार अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है। वो उसे किसी भी जात की गरीबी से और आर्थिक आधार से मतलब नहीं था, उसे राजनीति करनी थी। मैं एक छोटा सा चीज दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आम पब्लिक के बीच में केस स्टडी मेथड के रूप में रख रहा हूं।
ईबीसी की आबादी सरकार जो निकाली है उसको मैं जोड़ा था, क्योंकि तो जोड़ना पड़ता है, जोड़ा जब तो उसकी आबादी यहाँ 37% नियर अबाउट है। अब बताइए कि जो यहाँ वर्तमान सरकार है कांग्रेस आरजेडी और जदयू की, तो उसमें अति पिछड़ा मात्र 3 को मिनिस्टर है सरकारी के तरफ से, नीतीश जी के तरफ से। अब बताइए तो क्यों नहीं इसको बढ़ा दिए? जब तो अब आया है ना, तो अब तो फेर बदल कभी नहीं हो नहीं। जी जी ठीक है। रही बात, तो आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब हम लेते हैं जी। कि इनका सवाल ये है कि सवर्णों का 15 पॉइंट समथिंग बताया जा रहा है, जबकि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कास्ट का जोड़ करके 10 पॉइंट कुछ % आ रहा है। ये गणित कहाँ से कैसे ये हो गया? देखिए आशुतोष जी, जी, जिन लोगों को बिहार में तक्षशिला दिखता है और दरभंगा में एम्स दिखता है जी, उनको सारे फैक्ट झूठे ही दिखेंगे, क्योंकि जिनको झूठ की दुनिया में जीना है वो फैक्ट पर क्यों भरोसा कर ले। एक वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हुआ, कोर्ट में बजाता इसके खिलाफ लोग गए भी, कोर्ट ने कहा नहीं भाई आप करवाइए, सर्वे करवा रहे हैं करवाइए, उसमें हम कौन होते हैं रोकने वाले। फिर कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, इसको चैलेंज कोर्ट में भी हाँ, किया है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हम रख देंगे रिकॉर्ड कोर्ट में, और कोई इसमें गलत दिखा दे कि इसमें क्या गलत हुआ, इसमें क्या तकलीफ है भाई। आप पहले भी कोर्ट में गए थे, आप अभी भी कोर्ट में गए हैं, जो सर्वे हुआ है सरकार वहां रखेगी। तकरीबन 13 करोड़ लोगों का सर्वे है, और मैं ये मानता हूं, चूंकि मैंने भी राजनीति से पहले कुछ अलग अलग काम किए हैं, और इस सच को मैं स्वीकार करता हूं कि जब आप बड़े पैमाने पर इस तरह का सर्वे करते हैं तो इसमें 2-4% गलतियों की गुंजाइश होती है। 13 करोड़ लोगों के बीच हुए सर्वे में हो सकता है 2-4% कुछ गड़बड़ हो, ये कोई भी करवाता तो होता, दूसरे लोग भी करवाते तो होता, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग करवाते तो ये गड़बड़ी नहीं होती, हो सकता है उसको सुधारा जाए जो कमी रह गई हो। लेकिन सीधे सर्वे पर इस तरह से सवाल खड़े कर देना, तो ये तो वही कर सकता है जो बिहार के तक्षशिला में रहता है और दरभंगा के इलाज करवा लेता है। ये गणित बताया जाए। और दूसरी बात, इनका एक दावा है कि हमारे यहाँ कोई पूछने नहीं आया कि इनकी जाति कौन सी है। क्या इस दावे में दम दिखता है आपको? दम दिखता है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन इनके मूल गांव में लोग गए होंगे, हालांकि जहाँ रहते हैं वहाँ भी आना चाहिए था। नियम है, मैं कह ही रहा हूँ कि 2-4% गड़बड़ियाँ होंगी, उससे ज़्यादा हो सकती है, 5-6%, 10% तक हो सकती है। 13 करोड़ लोगों की गिनती में संभव 1-1.5 लाख लोग छूट गए, तो क्या ये पूरा सर्वेक्षण ही गलत हो गया? नहीं, तो ये आप बताइए, 99% अगर सही है या 95% ही सही है, तो उस 5% के लिए सुधार की गुंजाइश है, और कोई भी करवाता तो उतनी गड़बड़ी होती। नहीं, तो ये वो तक्षशिला जो बिहार में तक्षशिला लेके आए थे वो भी करवाते थे, और जिन्होंने दरभंगा में एम्स बनवा दिया है वो भी ये सर्वे करवाते तो ये आप सरकार से मांग करेंगे, कांग्रेस पार्टी मांग करेगी कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, आप सुधार कीजिए। चूंकि अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, किसी ने ये नहीं माना है कि इसमें कोई गलती भी हुई है, 2-4% ही सही। अभी तो कोई जांच ही नहीं हुई, तो कैसे मान लिया जाए? नहीं, आरोप तो लग रहा है ना। होगा ना, मतलब कल ही सर्वे जारी हुआ और आप क्या चाहते हैं कि कल ही जांच का आदेश देके कल ही जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी जाए? तो ये चमत्कार झूठ बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, सामान्य आदमी के बूते की बात नहीं है। जांच होना, जांच रिपोर्ट की बात नहीं, कम से कम ये माने तो जरूर कि आरोप में दम है। अरे तो पहले तो अभी तो कल रिपोर्ट जारी हुई, आज उसका अध्ययन चल रहा है, अभी कोई शिकायत लिखित में गई नहीं है। आपने 24 घंटे के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा, तब ना आपने कहा कि हम 2-4% गलती हुई होगी। उसी कोई तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं, ये सामान्य थियरी है, ये बहुत ही जनरल थियरी है कि जब भी आप कोई इतना बड़ा काम करते हैं उसमें मान के चला जाता है 10% की गुंजाइश रहती है गड़बड़ी की। कोई भी काम कीजिएगा, सिर्फ सर्वेक्षण ही नहीं, कोई भी काम कीजिएगा, तो इस जनरल थियरी को आप कैसे खारिज कर दीजिएगा? ये पूरी दुनिया में थियरी लागू है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। हुई होगी गड़बड़ी तो हुई होगी, तो उसकी जांच करवा लेंगे, लेकिन क्या 99% सही को आप झुठला के चलिएगा? 95% भी अगर सही हुआ है तो झुठला के चलिएगा, और बिहार में तक्षशिला इसे सच मान लीजिएगा, एम्स दरभंगा में बन गया ये सच मान लीजिएगा, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और गोरखनाथ एक साथ बैठ के शास्त्रार्थ करते थे, ये सच है, लेकिन 95% जो सच है वो गलत है। तो भैया ये तो बहुत भक्त श्रेणी के लोग कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताया जाए कि जो ठीक है 5% चलिए, 2-4-5% पूरी दुनिया मानती है इसे, ईमानदारी से, यही बड़ी बात है। कई लोग मानते भी नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी है। अब रही बात कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ गई है, आखिर जो इसका मकसद था उस दिशा में कब से पहल देखने को मिलेगी? क्या इसी सरकार में जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उस मुताबिक आरक्षण
एक तरीके से कहा जाए तो उस मुताबिक सबको समेटा जाएगा, सहेजा जाएगा, बांटा जाएगा, या फिर एज इट इज रहेगा? जैसे इन्होंने कहा कि 3 EBC है। इसका मकसद आरक्षण में कोई फेरबदल करना था ही नहीं। अभी जो जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, इसके ठीक बाद आर्थिक रिपोर्ट आनी है, इसी में वो सर्वेक्षण भी हुआ जी, ठीक। और उसके बाद सामाजिक रिपोर्ट आनी है। आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट इसकी आनी है कुल, तो 2 रिपोर्ट अभी बाकी है। ये तीनों रिपोर्ट जब आ जाएगी तब इसका सम्यक अध्ययन होगा। और इसमें देखिए क्या है, जैसे आज आपने देखा कि बिहार कैबिनेट ने एक फैसला लिया EWS, हाँ, न्यायपालिका में आरक्षण, न्यायिक श्रेणी में EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। ऐसे जनरल क्लास को भी फायदा होने जा रहा है। नहीं, मेरी बात समझिए। हाँ। तो जब ये तीनों रिपोर्ट आ जाएगी तब ये इसमें होगा कि भाई किस सेक्टर में, किस दिशा में, किस क्लास के लोग किस तरह से पिछड़ गए, किस योजना का लाभ किस तक कितना पहुंचा, किस तक नहीं पहुंचा। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में ये पाया गया कि भाई इसमें बहुत कम लोग सरकारी नौकरी में पहुंच पाए, तो क्यों पहुंच पाए? तो जाहिर सी बात है, जागरूकता की कमी है, फिर शिक्षा की कमी है, या सरकारी नौकरी की तरफ उनका रुझान कम है। तो क्यों ये तब ना अध्ययन होगा कि अगर इस तक शिक्षा नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, ठीक है, या सरकारी नौकरियों तक इसका रुझान नहीं है तो क्यों नहीं? योजनाओं के लाभ की बात कर रहे हैं, तब उस तरह से स्कीम्स बनाई जाएंगी। इसमें रिजर्वेशन प्रभावित नहीं होगा। नहीं, रिजर्वेशन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन रिजर्वेशन की मांग जरूर उठने वाली है आने वाले दिनों में। इसी आधार पे, चूंकि आप ही लोग के नेता कह रहे हैं, आप ही की पार्टी कह रही है, आपका गठबंधन कह रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये आप मिसाल पेश कीजिए ना अभी से ही। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, वो तो जो योजनाएं चलेगी उसका लाभ मिलेगा सब कुछ आने के बाद। अभी जिसकी जितनी आबादी है उतना बिठाइए वहाँ पे। देखिए, जो क्लास पिछड़ गए कैबिनेट में, जो क्लास पिछड़ गया, जब आप उसके लिए स्कीम्स बनाइएगा तो वो तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और वो जब आगे बढ़ेगा तो वो अपनी हिस्सेदारी तो लेगा ना, वो तो वहाँ तक पहुँचेगा ही। क्या ये रिजर्वेशन के जरिए पॉसिबल है? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे वैश्य वर्ग सरकारी नौकरियों में बहुत कम आता है, वो आना नहीं चाहता है। तो क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि उसके पास पारंपरिक व्यवसाय है, खानदानी व्यवसाय है, फिर वो छोटी दुकान खोल लेता है। फिर तो उसको कैसे आप इस धारा में जोड़िएगा? इसके लिए आपको स्कीम्स बनाना होगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। सवर्णों में भी कुछ लोग हैं जो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, वो क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, बाकी लोग क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं? तो ये सारा काम होगा, ये सारा काम होगा और सब लोग आगे आएंगे और वो मुख्य धारा में शामिल होते रहेंगे। आप देखते जाइए। नहीं, लेकिन जैसे अभी जो आंकड़ा आया है उस मुताबिक तो मांग शुरू हो गई है ना। पशुपति पारस की पार्टी ने मांग की है कि दलित सीएम होना चाहिए। आपकी पार्टी के अनिल शर्मा है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि एक अनुसूचित जाति से 3 डिप्टी सीएम की मांग की है, एक मुस्लिम, एक अनुसूचित जाति से और एक और अति पिछड़ा से, कि बनाया जाना चाहिए। चूंकि इस ढंग से ये आया है, आपकी पार्टी की मांग है। पशुपति पारस जी मुझे इस बात का जवाब दें कि जब वो एक साथ थे सब भाई लोग, रामविलास पासवान जी जिंदा थे और लोकसभा टिकट देने की जब बारी आई तो उनकी पार्टी ने पहला टिकट रामविलास पासवान, दूसरा टिकट रामचंद्र पासवान, रामविलास जी के अपने भाई, तीसरा टिकट पशुपति कुमार पारस, रामविलास जी के अपने भाई, चौथा टिकट रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान, पांचवा टिकट रामविलास जी के भतीजे प्रिंस पासवान, छठा भी तो उन्हीं को देना था। किसी दलित को क्यों नहीं दे दिया? अपने परिवार के अलावा जिसको पूरे बिहार में एक दलित नहीं मिला, उसको आज दलित मुख्यमंत्री चाहिए। 6 सीटें मिली थी। अनिल शर्मा की बात पर भी अनिल शर्मा जी की व्यक्तिगत राय है, इस पर पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं। व्यक्तिगत राय पर उनसे जाइए, टिप्पणी लीजिए। ना पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता है, ना पार्टी के पदाधिकारी, उनकी निजी राय हो सकती है। निजी राय सबकी हो सकती है। पार्टी से है ना जुड़े हुए, पार्टी से जुड़े हुए, उनकी निजी राय नहीं हो सकती क्या? क्या उन्होंने पार्टी के सामने अपने ये तो आप लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक किसी की निजी राय बता देते हैं। और ये उनकी निजी राय है। खैर, इनका तर्क आपने सुन लिया कि 2-4% गलतियां सबसे होती है, कोई भी सरकार कराती तो होती, यहाँ भी हुई है और बाद में ऐसा कुछ लगा तो जांच करा लिया जाएगा। आशुतोष जी, मैं तिवारी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है कांग्रेस पार्टी के, तो पार्टी जो सिखाएगा वही ना घिसी पिटी बात करेंगे। अभी देखिए इनका शुरुआते हुआ कि तक्षशिला और एम्स की बात कर रहे हैं। अगर बिहार की जनता तक्षशिला और एम्स की अगर बात करती है, क्योंकि अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान को समझना ही इतिहास होता है और सफलता भी होता है। तिवारी जी को इस पर सोचना चाहिए। दूसरी चीज, जब अपने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को
इन्होंने अभी सिरे से खारिज किया कि ना वो पदाधिकारी है कुछ है। ये बताइए कि कोई प्रदेश अध्यक्ष अगर हटता है पद से, या राहुल जी आज हट गए तो राहुल जी क्या हैं? आज तो सांसद भी नहीं कुछ दिन थे, लेकिन पूरा पार्टी जी हुजूरी में लगी हुई थी कि नहीं? मैंने बोला है कि तो जब अपने प्रदेश अध्यक्ष को ये सम्मान नहीं दे सकते हैं तो बिहार की जनता को ये क्या सम्मान देंगे? इनसे मुझे आशा पहले नहीं। तो ये बात कि आप सम्मान वाला शब्द वापस लीजिए। सर्वप्रथम अनिल शर्मा जी हमारे सम्मानित नेता हैं। सर्वप्रथम आप सुनिए, जब आप तर्क कर रहे थे तो मैं क्रॉस नहीं किया, क्रॉस मत कीजिए। कुछ भी मत बोलिए, आप इलीगल क्रॉस कर रहे हैं, कुछ भी मत हम बोलिए। चुपचाप सुन रहे थे। थे आपको सुनने की जिज्ञासा होनी चाहिए, आप सुनिए। अनिल शर्मा जी दूसरी सम्मानित तरफ नेता है हमारी पार्टी में, दूसरी पूरा तरफ सम्मान। इनको मैं पूछ रहा हूँ कि मोरल लेजिस्लेशन मैं स्पष्ट रूप से कैसे लोग खत्म कर देता है। ये कह रहे हैं कि इसे वो बढ़ेगा ही, तो इनको पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस वाले के लिए दिया है तो नहीं। इनको पता है 1200 जुडिशरी का वैकेंसी जब नीतीश कुमार ले लिए तब दे दिए। अभी 5, 8, 10 साल वैकेंसी नहीं आने वाला है जो स्थिति है। तो ये डाटा अपना बोलेंगे सरकार में है तो वही चीज रखेंगे, पब्लिक को दिग्भ्रमित करेंगे। और हम पब्लिक के हक की बात कर रहा हूं ना, हमको बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। आप एक चीज बताइए, ये बहुत बड़ा प्रवक्ता मतलब सरकार की तरफ से है ना, कांग्रेस के हैं तो सरकार की तरफ से हैं। ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस में जिनको आरक्षण मिला 10%, क्या उस पर मैं ही पीआईएल किए हुए हूं, आज तक वो लिस्ट पर नहीं आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो पूछिए कि उनको फीस में छूट मिल रहा है, उनको उम्र में छूट मिला है? ये तो आनंद फानन में सरकार लेट किया। सबसे पहले अशोक गहलोत राजस्थान में तुरंत दिया था सरकार, जोगी जी दे दिए थे, बगल में मेडिकल से लेकर सब में ईडब्ल्यूएस वाले को। नीतीश जी उसको दे रहे हैं 7 साल 6 साल के बाद। दूसरी तरफ आप देखिए, मैं डाटा कर, अब कोई जात गरीब और अमीर की मापदंड में नहीं है। आज मैं बता रहा हूं, कुर्मी जाति में आप रेशियो निकालिए, जो जिसके मुख्यमंत्री जिनके पक्ष में ये बात कर रहे हैं, हमारे सरकार के पक्ष में, मैं व्यक्तिगत इन पर नहीं कर रहा हूं, वो तो प्रवक्ता का बाध्यता होता है, इनकी भी बाध्यता है। आप एक चीज लेकिन थोड़ा खराब लगा इनको, हम लगा कि इसे थोड़ा शुरू में ठीक किए, उस पर हमको, लेकिन जब बोले कि आज अनिल शर्मा ना पार्टी क्या उनका निजी राय होगा। ये बताइए इनको कि बनिया की जो आबादी है बिहार में 2.31% है बनिया जाति का। देखिए कितना उस कह रहे हैं कि वो नौकरी करता है, नौकरी नहीं करता है, वो सिर्फ मतलब अपना दुकान खोलता है। तो इनको पूछिए कि बनिया के उपजाति ही ठठेरा की कितनी आबादी है बिहार में, पूछिए। इन्हीं से हम पूछ रहे हैं, डाटा दें। और वो 8 जिला का चुनाव अभी शिक्षक का था, उसमें ठठेरा जाति का जीता ना, जीवन कुमार जीत गया। वहां से हट के देखिए, सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम, उसके बाद राजकिशोर प्रसाद को, मैं कोई व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा, सॉरी तारकिशोर प्रसाद नाम भी नहीं, ये लगता है कोई ऐसा डायनेमिक पर्सनालिटी रहता है तब ना। तारकिशोर प्रसाद को कौन बिहार के राजनीति में जानता था, लेकिन बनिए का तहत न बने। लेकिन तिवारी जी को किसी ब्राह्मण के पक्ष में, किसी सवर्ण गरीब के पक्ष में बात करने में इनको, अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्या लगता है हक की बातें नहीं कर पाते हैं। चाहे तो इनकी जबान बंद कर दिया जाता है। मैं कहता हूं, आई एम ऑल्सो फॉरवर्ड, हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। हमारे भी जाति में लोग गरीब हैं, आखिर कौन इसका आवाज उठाएगा? आप देखिए बिहार में भी क्या हुआ। एक छोटा सा चीज मैं आशुतोष जी बता रहा हूं, बहुत तरीका से सवर्णों को तोड़ा गया। जातिगत राजनीति में सवर्णों को कैसे तोड़ा गया है देख लीजिएगा, बहुत सलीके से, बहुत मतलब सरलता के साथ। अभी बोले कोर्ट का डिसीजन क्या था, कोर्ट में क्या हलफनामा दिया है, हम भी लीगल सेक्टर से हैं, कि हम इसको प्रकाशित नहीं करेंगे। सरकार ने प्रकाशित कर दिया। सोर्स ऑफ बिहार लिखा रहा है कि सोर्स ऑफ बिहार। आपने आर्थिक सर्वेक्षण करता ना कि सवर्णों कितना गरीब है, यहां से चाय का दुकान देख लीजिए और होटल का, तो देखिए कितना ब्राह्मण लोग खोले हुए हैं, यहां से लेकर के आपको बेली रोड तक, उसकी भी माली हालत खराब है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता है। मतलब आप क्यों चाहते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ राजा बन के रहे और चाय की दुकान सिर्फ बनिया चलाए, नहीं या दूसरी जाति के लोग चलाए? बहुत अच्छा शब्द बोले। नहीं, जो संपन्न है, जो आरक्षण से माले माल हो गया तो उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको सम्मान जाति में। अभी रोहिणी कमीशन, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी किया, उससे हमको मतलब हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, बिहार विधानसभा में नहीं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। तो आप ही के देवता प्रधानमंत्री हैं, कहिए बदल दे। हम हमारा देवता क्यों रहेंगे? हम तो नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार का अधिकार है वकील, बच्चा भी गरीब हो। कांग्रेस बिहार में नैनो में सवार हो गई है। राज्य सरकार जिस चरित्र की कांग्रेस की बात नैनो में सवार कांग्रेस हो गई है। राज्य सरकार को अधिकार है रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज कर देने का। राज्य सरकार को? हाँ, मैं राज्य सरकार, आप नहीं थे क्या केंद्र में? इसके पहले नहीं थे। 9 साल से मोदी जी से मोदी क्या करेंगे? मैं मोदी का कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं तो
तो सबसे ज्यादा बीजेपी का मतलब खामियां गिनाता हूं पब्लिक में। इसका संबंध आरक्षण से है ही नहीं, आपस में आरक्षण एकदम है, वही सरकार करने जा रही है। समय इतना जातिवादी होना ठीक नहीं है। ब्राह्मणों को भी मजदूरी करनी चाहिए, दलितों को भी अवसर बनना चाहिए। ब्राह्मण तो मजदूर सबसे ज्यादा मिलेगा जी, मजदूरी करनी अरे चाहिए। एक हिस्से पे बात बोल रहे हैं, आज के डेट में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मजदूर मिलेगा। ये गार्ड की नौकरी करता है, गार्ड की नौकरी करता है, एकदम है। और जितना ठेकेदार आप पैनल में देखिए आज के डेट में कुर्मी और कार्ड है तो बड़ा अच्छा है, ब्राह्मण कार्ड हो गया तो बुरा हो गया। एससी होना चाहिए मतलब मुख्यमंत्री। परस मेरा आदर्श कैसे हो सकता है? तो अनिल शर्मा भी आदर्श नहीं है, तो कांग्रेस भी आपका आदर्श नहीं है। घृणित जातिवादी नहीं हो सकता। अरे तो आप अनिल शर्मा नहीं है, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को नहीं कह रहे हैं। मैं किस न्याय और चरित्र की बात आप कर रहे हैं? आप एक कुएं का मेढक बन के इतराइए, आपको गर्व हो, बधाई, आपको शुभकामनाएं। आप अपने मेरा समाज पूरा समाज है, पूरा हिंदुस्तान मेरा। आप अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को सम्मान नहीं बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। अगर वो मेरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समझ लेंगे, आप उनकी वकालत कर रहे हैं। आप कर रहे हैं वकालत करने के नहीं, लिए मोरल लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूं। तो भाई साहब, अखिलेश जी हैं, उनको भेज आज दीजिए, अखिलेश जी आपको हैं, कर देंगे। अखिलेश जी आपको प्रवक्ता रखे, कल हटा देंगे, कल अखिलेश जी चले जाएंगे तो उनका भी ऐसे अब हमारे साथ क्या होगा इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? चलिए मेरी चिंता करने के लिए अपनी चिंता कीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी पर। ये ऐसा अनिल शर्मा पर व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी है। ठीक है चलिए। हम अनिल शर्मा से हमको क्या, हम कांग्रेस में है, लेकिन मोरल लेजिस्लेशन होना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए। मोदी से हमको क्या मतलब? उनके बयान पर चर्चा होगी और सवाल उनके बयान से जुड़ा होगा, नाम दूसरा का लिया तो कुछ नहीं है कांग्रेस कथित मतलब ये बोलते हैं। और यही आपका काम है कि जब तर्क पर आप नहीं जुड़ते हैं तो व्यक्तिगत आप आक्षेप बनाते हैं। कैसे लोग लड़ते हैं? इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं, चूंकि ये ऐसा मसला है जिस पर घंटों डिबेट किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। अच्छे लाइन के साथ इस उम्मीद में कि जो भी शिकवे शिकायत हैं, जो भी गलतियां हुई है, उसको सरकार जरूर सुधार करे और बेहतर रिपोर्ट पेश करे। और जिस मंशा से, अगर सही मंशा से की गई है तो वो मंशा भी आगे चलते दिखना चाहिए, अमली जामा पहनाना चाहिए, योजनाओं का लाभ हर जाति को मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।